गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे, जबरदस्त होंगे। नाज़रीन, मंडे टू फ्राइडे 9 to 11 आपके साथ होते हैं बहुत सारी कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों के साथ। मैं हूँ नजफ राजा और मेरे साथ मौजूद हैं उज़ैर मलिक। सुबह बखैर और इस उम्मीद और यकीन के साथ प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे जहाँ भी होंगे। एक नया और भरपूर दिन आपका मुंतज़िर है और प्रोग्राम के आगाज में आपको एक खबर दे दें। ये वो खबर है जिसे बताते हुए हमें भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा होता, बल्कि हम भी जो है इससे मुतासर हो रहे होते हैं, इसके मुतासरीन में शामिल हैं। खबर ये कि जनाब, रात को सुकून से सोने वाली पाकिस्तानी कौम जब सुबह सवेरे उठी तो उन्हें पता चला कि हुकूमत की जानिब से रातों रात पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतें बढ़ा दी गई हैं और डीजल की कीमत में 10 रुपये 39 पैसे जबकि पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये 36 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया है, जिसे अवाम एक बड़ा इजाफा करार दे रहे। इसी हवाले से मजीद आपको बताते हैं कीमतों में इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत 266 रुपये 79 पैसे जबकि डीजल की कीमत 272 रुपये 98 पैसे फी लीटर हो गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें 1 से 15 जुलाई तक बरकरार रहेंगी। इससे पहले 15 जून को हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में 4 रुपये 80 लीटर इजाफा किया था। इस खबर के बाद मुल्क की मईशत का पारा तो पता नहीं कितना हाई होता है, मगर आज मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मौसम का पारा कैसे रहने वाला है ये हमें बताएंगी नजफ राजा। तो नजफ बताइए। आइए आपको वेदर अपडेट से आगाह करते हैं। बारिशों के बाद जहां मौसम खुशगवार हुआ, वहीं अब एक बार फिर हब्स ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है, तहम मुल्क में मानसून का नया स्पेल दस्तक देने को तैयार है। महकमा मौसमियात ने कई इलाकों में 5 जुलाई तक शदीद बारिशों की पेशगोई कर दी है। इस वक्त मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। सबसे पहले जिक्र करते हैं गिलगित बल्तिस्तान का, जहां अक्सर इलाकों में मतला साफ रहेगा और गिलगित में आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 30 और कम से कम 17 डिग्री रहने का इम्कान है। स्कर्दू की जानिब चलते हैं, वहां पर आज ज्यादा से ज्यादा पारा 21 और कम से कम 13 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। और अब नजर डालते हैं आजाद कश्मीर के मौसम पर, जहां बेशतर इलाकों में मतला अबर आलूद रहेगा। मुजफ्फराबाद में आज ज्यादा से ज्यादा 33 और कम से कम 24 डिग्री रहने का इम्कान है। श्रीनगर की जानिब चलते हैं, वहां पर आज पारा ज्यादा से ज्यादा 35 और कम से कम 19 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान चंद एक मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। और अब आपके साथ शेयर करते हैं खैबर पख्तूनख्वा का मौसम, जहां बेशतर अजला में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। पेशावर में आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 37 और कम से कम 28 डिग्री रहने का इम्कान है। सवात की जानिब चलते हैं, जिसको पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, वहां पर ज्यादा से ज्यादा पारा 24 और कम से कम 13 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान पेशावर, एबटाबाद, हरीपुर, मानसहरा, दीर, सवात, शांगला, मालाकंड, कोहिस्तान और मर्दान में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। और अब नजर डालते हैं सुबह पंजाब के मौसम पर, जहां सूबे के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। लाहौर का जिक्र करें तो वहां पर आज ज्यादा से ज्यादा पारा 34 और कम से कम 27 डिग्री रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद की जानिब चलते हैं, वहां पर आज ज्यादा से ज्यादा पारा 33 और कम से कम 27 डिग्री रहने की तवक्को है। मुल्तान की तरफ रुख करते हैं, वहां पर आज दर्जा हरारत ज्यादा से ज्यादा 40 और कम से कम 30 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मरी, गिलियात, खित्ता पोटोहार, वस्ती पंजाब, मुल्तान और बखर समेत चंद मकामात पर हल्की और मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। और अब रकबे के लिहाज से सबसे बड़े सूबा बलोचिस्तान की तरफ चलते हैं, जहां बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। कोयटा का दर्जा हरारत आज ज्यादा से ज्यादा 38 और कम से कम 22 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मूसा खेल, बारखान, खुजदार, कल्लात, मस्तोंग और गिरदो नवाब में तेज हवाओं के साथ
बारिश हो सकती है। और आखिर में हमेशा की तरह जिक्र करते हैं वादी मेहरान का, यानी कि सूबा सिंध के मौसम का, जहां सूबे के बेशतर अजला में मतला साफ रहेगा। शहर कायद कराची में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34 और कम से कम 29 डिग्री रहने का इम्कान है। हैदराबाद की जानिब चलते हैं, वहां पर आज पारा ज्यादा से ज्यादा 36 और कम से कम 28 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बेशतर शहरों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। नाज़रीन, मुल्क भर में जारी मूसलाधार बारिशों से सैलाबी सूरत हाल का सामना है। NDMA और PDMA की रिपोर्ट्स के मुताबिक हालिया बारिशों से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ हादसात के दौरान मजमूई तौर पर अब तक 43 अफराद जाँ बहक और 63 अफराद जख्मी हो चुके हैं। मुजफ्फराबाद में लैंड स्लाइडिंग और सड़क बह जाने के बायस फंसे हुए 150 सयाहों को रेस्क्यू किया गया है। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने कहा है कि पाकिस्तान को आलमी मौसमियाती तब्दीलियों के असरात की वजह से आफात का बहुत ज़्यादा खतरा है। मौजूदा मानसून सीजन के दौरान मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से पाकिस्तान भर में मामूल से ज़्यादा बारिशें मुतवक्के हैं। शुमाली इलाकों में शदीद गर्मी और शदीद बारिश की वजह से तेज़ी से पिघलने वाले ग्लेशियर्स दरियाओं और नदी नालों में मुमकिन सैलाब का बायस बन सकते हैं। मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त मौसम क्या रंग दिखा रहा है, इसी पर बात कर लेते हैं। लाहौर से हमारे नुमाइंदे उसामा जुनैद, कराची से हमें ज्वाइन करेंगे जुनैद शाह और पेशावर से हमें अपडेट्स फराहम करेंगे शाहिद खान। तो सबसे पहले हम चलते हैं लाहौर और उसामा जुनैद से जान लेते हैं। उसामा, बताइएगा कि हालिया बारिशों से मुतालिक ये बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा बारिशें रिकॉर्ड की गई हैं। पंजाब भर में कितना जानी और माली नुकसान हुआ है और महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा आने वाले दिनों में मौसम के हवाले से क्या पेशगोई है और कितने मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है? जी बिल्कुल, जिस तरह आपने कहा कि 27 जून से कबल जो है वो गुज़िश्ता माह प्री मानसून सीज़न का जो आगाज़ हुआ था उसके बायस और फिर मानसून सीज़न का आगाज़ होने के बाद से लेकर ताहाल जो है वो 1 जुलाई तक PDMA की जानिब से जो फैक्ट रिपोर्ट जारी की गई है उसके मुताबिक 18 अफराद जो है वो पंजाब के अंदर मुख्तलिफ हादसात के बायस जो है वो बारिश के बाद जो होने वाले हादसात हैं उनके बायस उनकी अमवात वाक़ हुई, जिसके अंदर कहीं पर करंट लगने के वाक़यात पेश आए, जिसके अंदर 3 से ज़ायद जो है वो बच्चे जाबाक हुए और कहीं पर जो है वो आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात पेश आए और उसके साथ साथ कच्ची और बुसीदा इमारतें और छतें गिरने के बायस भी मुतादिद अफराद जो है वो अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं इस बारिश के स्पेल के अंदर और मानसून के स्पेल के अंदर। और हालिया बारिशों के बाद जो है वो 1 जुलाई आ चुके मानसून का 27 जून से 1 जुलाई तक के दौरान जो है वो PDMA की जानिब से अलर्ट जारी किया गया था। अब एक PDMA ने एक नया अलर्ट जो है वो मानसून का जारी कर दिया है और उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि मानसून का एक नया स्पेल एंटर होने जा रहा है पंजाब के अंदर, जिसके बायस जो है वो 5 जुलाई से लेकर जो है वो 7 जुलाई तक जो है वो मानसून का नया स्पेल होगा जो शदीद बारिशों का बायस बनेगा। और जिसके बायस दूसरा जो स्पेल है अगर बात कर ली जाए तो 10 जुलाई तक जो है वो स्पेल रहेगा। 8 जुलाई से लेकर 10 जुलाई के दरमियान जो है वो PDMA की जानिब से कहा जा रहा है कि वो स्पेल रहेगा और शदीद बारिशों का बायस बनेगा। PDMA ने यह भी अलर्ट जारी किया था कि गुज़िश्ता साल की निस्बत जो है वो रवां साल 25% जो है वो बारिशें ज़्यादा मुतवक्की हैं, जिसके बायस मुतादिद इलाकों के अंदर मुख्तलिफ किस्म के हादसात पेश आ सकते हैं। और कहा जा रहा था कि PDMA की जानिब से और महकमा मौसमियात की जानिब से एक गरज चमक के साथ और तेज़ हवाओं के साथ जो है वो बारिशें मुतवक्के हैं। और हमें देखने को मिला कि लाहौर के अंदर भी गुज़िश्ता दिनों के दौरान भी जो है वो गरज चमक के साथ बारिशें आई हैं यहाँ पर। और हालिया बारिशों के पेश नज़र PDMA ने मज़ीद अलर्ट जारी करते हुए शहरियों को गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलने की अपील की है और कहा जा रहा है कि इस तरह की हंगामी सूरत हाल के अंदर और बारिश की पेश नज़र जो है वो एहतियाती तदाबीर का जो दामन है वो अपने हाथ से ना छोड़ें। और सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र PDMA ने जो है वो अलर्ट भी जारी कर दिया। बिल्कुल ठीक है, आप हमारे साथ रहिएगा। पेशावर की जानिब चलते हैं, वहां से हमारे नुमाइंदे हैं शाहिद साहब हमारे साथ हैं। शाहिद, बताइएगा मानसून बारिशों से खैबर पख्तूनख्वा में अब तक कितना जानी और माली नुकसान हो चुका है और सूबे में बारिशों का सिलसिला कब तक जारी रहने का भी इम्कान है? PDMA का इस हवाले से क्या कहना है? जी बिल्कुल, 25 जून से अब तक की अगर हम बात करें जो PDMA की रिपोर्ट है उनके मुताबिक 25 जून से अब तक मजमूई तौर पर सैलाब
लैंडस्लाइडिंग, बारिश की वजह से छतें गिरने के वाक़यात भी सामने आए हैं और इस तरह मुख्तलिफ वाक़यात में अब तक 22 अफराद जो है वो जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 11 अफराद जो है इसमें ज़ख्मी भी हुए हैं। जो जाँ बहक अफराद है उसमें 7 मर्द, 5 ख़वातीन और 10 बच्चे जो है वो शामिल है। इसी तरह तकरीबन 75 घरों को जो है नुकसान पहुंचा है। इन 75 घरों में 11 घर ऐसे हैं कि जो मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो चुके हैं बारिश और सैलाब की वजह से, जबकि जो 64 घर है उनको जो है जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है। इसी तरह दीगर जो अमलाक है उनको भी जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है। सूबे के मुख्तलिफ अजला में तकरीबन 13 अजला बताए जा रहे हैं कि जहां पर बारिशों की वजह से और सैलाब की वजह से नुकसानात जो है वो सामने आए हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो सवात में हुआ है, जहां पे बारिश की वजह से तकरीबन 16 अफराद जो है वो जान से हाथ धो बैठे हैं और जो 5-6 बंदे जो है वो तकरीबन ज़ख्मी है इस वाक़े में। इसके साथ साथ जो एबटाबाद, हरीपुर, इसके अलावा जो दीर है वहाँ पर भी दुखजू वाक़यात जो है वो सामने आए हैं। तो PDMA की जानिब से जो अलर्ट जारी किया गया है उसमें वाज़ेह किया गया है कि 5 जुलाई तक मजीद बारिशों का इम्कान है। पूरे 5 जुलाई तक मजीद बारिशों का इम्कान जाहिर किया गया है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। दूसरी जानिब हम चलते हैं, हमारे नुमाइंदे जुनैद शाह हमारे साथ मौजूद हैं कराची से। जुनैद, हमें कराची की सूरत हाल से मुतालिक बताइएगा कि बारिशों का सिलसिला तो रुक चुका है, लेकिन हम देखते हैं कि हमेशा अर्बन फ्लडिंग जो है वो शहर कायद में हमें नजर आती है और जो अब मेन शाहराएं हैं कराची की वहां पर भी पानी बहुत ज्यादा खड़ा होता है। वजह हमें ये बताइएगा कि नालों की सफाई हम देखते हैं कि हर बार एक बड़ा मसला सामने आता है बनके, तो इस बार क्या मानसून से पहले नालों की सफाई का अमल मुकम्मल कर लिया गया इंतजामिया की जानिब से? देखिए, मानसून का जो पहला स्पेल है वो तो गुजर चुका है। 26 जून से लेकर 29 जून तक जो है वो मानसून का पहला स्पेल ने अपना कमाल दिखाया और यहाँ पे कराची में जो है वो कभी हल्की और कभी तेज़ बारिशों का सिलसिला जारी रहा। बात की जाए सड़कों की, शाहराहों की, तो मेयर कराची और बल्दियाती इदारे की जानिब से दावा तो ज़रूर किया जाता है कि बारिश से निपटने के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं, लेकिन जैसे कि शहर कराची में अब्रे रहमत बरसा तो वो कराचियों के लिए जो है वो एक ज़हमत बन गया था, क्योंकि हमने ये सूरत हाल देखी शहर कराची के अंदर कि जो मेन शाहराएँ हैं वो तालाब का मंजर पेश कर रही थी, जबकि जो है वो जो दीगर जो शराएँ वहाँ पे जो है वो पानी जो मौजूद था, लेकिन जो निकासी आब का सिलसिला था वो फौरी तौर पे हमें नज़र नहीं आया कि बल्दियाती इदारे की जानिब से जो है वो निकासी आब की गई हो। जबकि महकमा मौसमियात ने जो है वो एक बार फिर खुशी की नवीद सुनाई है कि 5 जुलाई से जो है वो एक नया सिस्टम जो है वो सिंध के अंदर दाखिल हो रहा है और 5 जुलाई के बाद से जो है शहर कराची में एक बार फिर जो है वो बारिशों का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन देखना यह है कि मेयर कराची की जानिब से दावे तो जरूर किए जाते हैं कि बारिश से निपटने के लिए इंतजाम कर लिए गए हों बारिश के मौकों पर। बिल्कुल ठीक है, यानी इस बार भी रिवायत बरकरार रही, निकासी आपका कोई खातिर खा इंतजाम जो है वो कराची में बारिशों के बाद देखने को नहीं मिला। जुनैद शाह अपडेट कर रहे थे। इसके अलावा लाहौर से उसामा जुनैद और पेशावर से शाहिद खान हमारे साथ मौजूद थे, सूरत हाल से मुतालिक आगाह कर रहे थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। और मजीद आगे चलते हैं, आपको बताते हैं PDMA पंजाब के मुताबिक रवां साल मानसून की बारिशें मामूल से 25% ज्यादा होंगी, जबकि लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, गुजरांवाला और सियालकोट में बारिशें 60% ज्यादा हो सकती हैं। बारिशें ज्यादा होने की क्या वजह है और किन शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं PDMA पंजाब के डायरेक्टर जनरल इरफान अली काठिया साहब। बहुत शुक्रिया इरफान साहब आपके वक्त का। मैं आपसे जानना चाहूँगी, रवां साल मानसून की बारिशें मामूल से 25% ज़्यादा होने की इतलात आ रही हैं, इसकी वजूहात क्या हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल आपने ठीक फरमाया कि इस साल जो मानसून है उसकी इंटरनेशनल मॉडल से और अभी तक जितनी भी वेदर प्रेडिक्शंस हैं उसमें ये 20 से 25% पंजाब में भी और पाकिस्तान में बिलखसूस बारिशें अबव नॉर्मल हैं। और इसकी मेन वजह ओवरऑल क्लाइमेटिक पैटर्न और मॉनसून तो हर साल की एक परमानेंट फीचर है, लेकिन इस दफ़ा बहरहाल ये अबव एवरेज है। और पंजाब में भी जैसे आपने बात की, पंजाब में हमारा एक रीजन जो ख़ास तौर पे है जिसको नॉर्थ ईस्टर्न पंजाब कहा जा सकता है, जिसमें गुजरात डिवीजन, गुजरांवाला डिवीजन, लाहौर डिवीजन और फैसलाबाद और उकाड़ा तक का जो रीजन है, इसमें 40 से 60% ज़्यादा बारिशें हैं जो पंजाब में होने वाली अबव नॉर्मल रेनफॉल्स हैं। अच्छा, अब इसके पेश नज़र बिल्कुल अर्बन फ्लडिंग एक ऐसा फिनोमेना है कि जो ज़रूर जनरेट हो सकता है और यही वजह है कि चीफ मिनिस्टर साहब की स्पेशल डायरेक्शंस के ऊपर पंजाब में आज से कुछ तकरीबन 2 महीना पहले से डीसिल्टिंग का
एक मल्टीपल साइकिल्स में प्रोसेस शुरू हुआ और जितने भी स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स थे या वाटर कैरिंग चैनल्स थे उन तमाम अर्बन सेंटर्स में, या उसके अलावा जो फ्लैश फ्लड्स का सबब बन सकते हैं जैसे नारोवाल और सियालकोट के नाला, बड़े नालाज हैं, उन तमाम की, इवन और पिंडी में नाला लई जो है एक मशहूर नाला है, जी। तमाम नालाज की, तमाम वाटर कैरिंग चैनल्स की मल्टीपल साइकिल में भरपूर किस्म की डीसिल्टिंग वो ऑलरेडी हो चुकी हुई है और स्टिल द प्रोसेस इज गोइंग ऑन। और यही वजह है कि आपने लास्ट ईयर भी देखा कि चीफ मिनिस्टर पंजाब की हदायत के ऊपर हमने डीसिल्टिंग को इंश्योर किया था, जिस वजह से लाहौर में एक अनप्रेसिडेंटेड सिंगल डे जो रेन थी जिसमें 350 मिलीमीटर बारिश हुई थी लाहौर में, लेकिन शाम तक जिंदगी दोबारा was जी। back to norm। इंशाल्लाह वी आर वेरी मच कॉन्फिडेंट कि इस दफा भी अगर खुदा न खास्ता इस तरह का कोई क्लाउड बर्स्टिंग या कोई अर्बन फ्लडिंग का सिनेरियो बना तो हमारा सिस्टम इंशाल्लाह इतना उसमें कैपेसिटी। इरफान अली काठिया साहब, जरा ये बताइएगा, आपने बात की कि अर्बन फ्लडिंग के लिए भी इंतजाम जो है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं, फ्लैश फ्लडिंग के लिए भी। ये बताइएगा कौन से बड़े शहर हैं जो कि ज्यादा अर्बन फ्लडिंग से मुतासर हो सकते हैं? जी, मैंने जैसे पहले गुजारिश की कि जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ पंजाब है, जी। इसमें गुजरात डिवीजन के 3 अजला हैं, जिसमें मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, उसके बाद हाफजाबाद, इसी तरह गुजरांवाला में खास तौर पे नारोवाल, सियालकोट, गुजरांवाला इटसेल्फ, वजीराबाद, फिर आगे लाहौर, कसूर, शेखुपुरा, ननकाना, उकाड़ा, फैसलाबाद तक, ये जो पट्टी हमारी मेनली है, ये इस दफा की प्रेडिक्शन में 40 to 60% जो रेनफॉल है अबव नॉर्मल होगा यहाँ पे। जी अच्छा इरफान साहब, ये भी बता दीजिएगा कि बल्दियाती इदारों के साथ क्या कोऑर्डिनेशन है आप? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा क्लोज कोऑर्डिनेशन है और ये कोऑर्डिनेशन पंजाब में क्योंकि इस तरह का सिस्टम इन प्लेस है कि ऑलमोस्ट पूरा साल इस मॉनसून सीजन की 3-3.5 माह की पूरी तैयारी होती है। तो लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, मैंने जैसे पहले गुजारिश की, ऑल वासाज एंड लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट दे आर ऑन बोर्ड, और ये जितना भी डीसिल्टिंग का प्रोसेस हो रहा है, नालों की, वाटर कैरिंग चैनल्स की सफाई हो रही है, ये सारा काम लोकल गवर्नमेंट्स और वासाज अपने अपनी जुरिस्डिक्शन में कर रही हैं। जी बिल्कुल ठीक है, तमाम इदारों के साथ जो है वो कोऑर्डिनेशन को बेहतर बना लिया गया है। बहुत शुक्रिया इरफान अली काठिया साहब हमारे साथ मौजूद रहे थे कि किसी भी किस्म की अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल से निपटने के लिए जो है इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं, और साथ ही साथ वो ये भी बता रहे थे कि किन किन शहरों में अर्बन फ्लडिंग का ज़्यादा खतरा मौजूद है। और इसी के साथ नाजरीन लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। नाजरीन, अमेरिका में तालीम हासिल करना दुनिया भर के नौजवानों के लिए हमेशा से एक ख्वाब रहा है। आला तालीमी इदारे जदीद सहूलियात और बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ हर तालिब इल्म को अपनी जानिब खींचती हैं, मगर मौजूदा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे हुकूमत के आगाज़ के बाद गैर मुल्की तलबा, ख़ास तौर पर तरक्की पजीर ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। ट्रंप के नए दौरे हुकूमत में वीज़ा पॉलिसीज़ को सख्त किया गया है, दरख्वास्तों की मंजूरी का अमल पेचीदा बनाया गया है और सिक्योरिटी क्लियरेंस को मजीद कड़ा कर दिया गया है। अब इसी सिलसिले में एक और डेवलपमेंट सामने आई है और इस बार निशाना बने हैं पाकिस्तानी तालिब इल्म जो अमरीका में तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद हैं। वीज़ा अप्लाई करने के अमल में नई पाबंदियाँ और शराइत शामिल की गई हैं, जिनके तहत तलबा को मजीद ज़ाती नौयत की मालूमात फराहम करनी होंगी। इस सूरत हाल में वालिदैन, तलबा और वीज़ा कंसल्टेंट सभी उलझन में मुब्तला हैं कि अब करना क्या चाहिए, क्या करना सही है और क्या करना गलत। तो आइए जानते हैं कि नई तब्दीलियों का असल मतलब क्या है और पाकिस्तानी तलबा को वीज़ा अप्लाई करते वक्त किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। हमें ज्वाइन किया है वीज़ा कंसल्टेंट अजीम कासिम साहब ने। अजीम साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले हमें ज़रा तफसीलन बता दीजिएगा कि हालिया दिनों में अमरीका ने पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए वीज़ा शराइत पे कौन सी तब्दीलियाँ हैं जो कि की हैं और इन तब्दीलियों की अहमियत क्या है? थैंक यू सो मच जी। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो चेंजिंग्स आई हैं अभी रिसेंटली, स्टेट जो सेक्रेटरी स्टेट हैं उन्होंने एक फैक्स इशू किया था वर्ल्ड वाइड, जितनी भी कॉन्सुलेट्स हैं यूएसए के दुनिया भर में, और उनसे कहा गया था कि आप अपॉइंटमेंट्स जो है ना वो रोक दें, किसी भी स्टूडेंट को अपॉइंटमेंट नहीं मिलनी चाहिए। और मीनवाइल उन्होंने तकरीबन कोई 20 से 25 दिन का गैप आया इस अपॉइंटमेंट्स के अंदर, और उन्होंने स्क्रीनिंग का जो एक प्रोसेस है उसको मजीद जो है ना वो स्ट्रिंजेंट किया है, सख्त किया है, नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान बट अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के लिए।
और उसमें जो सबसे ज़्यादा एम्फसाइज किया गया है दैट इज सोशल मीडिया अकाउंट्स, सोशल मीडिया हैंडलर्स और पब्लिक प्रोफाइल्स ऑफ सोशल मीडिया। और उसमें कैटेगरी के लिए अभी जो लास्ट जो फैक्ट्स आया है सेक्रेटरी स्टेट का जी तमाम एम्बेसीज को, उसमें उन्होंने कैटेगरी के लिए कहा है कि जो वीज़ा ऑफिसर्स हैं उन्होंने जितनी भी प्रोफाइल्स हैं स्टूडेंट की सोशल मीडिया की उसको वेट करना है, उसको देखना है। और इवन कि ये यहाँ तक भी वर्ड यूज़ किया गया है कि आपने उसका बाकायदा स्क्रीनशॉट लेके उस स्टूडेंट की प्रोफाइल के साथ अटैच करके डेटाबेस में सेव भी करना है। विच मीन्स कि अगर कोई 2 साल बाद, 3 साल बाद या कोई 6 माह बाद एप्लीकेंट दोबारा अप्लाई करता है तो हमारे पास उसका एविडेंस हो कि इसने जब पहले अप्लाई किया था तब इसकी सोशल मीडिया हैंडलर्स क्या कह रहे थे और अब इसके सोशल मीडिया हैंडलर्स क्या कह रहे हैं। नॉट ओनली दिस, सोशल मीडिया के अलावा भी एक वर्ड यूज किया गया है ऑनलाइन डेटाबेसेस का, कि आपने इस स्टूडेंट की प्रोफाइल को या एप्लीकेंट की प्रोफाइल को तमाम जो डेटाबेसेस हैं दुनिया की, खास तौर पे आपको पता है कि ज्यादा डेटाबेसेस जो है ना वो अमेरिका ओन करता है, जी वहां पर भी चेक करना है कि इसकी कोई ऐसी वैसी एक्टिविटी तो नहीं है जो कि रेसिज्म के खिलाफ हो, हरासमेंट के खिलाफ हो, वायलेंस को सपोर्ट करता हो, टेररिज्म को सपोर्ट करता हो। ये खास तौर पे ये जो स्टेप लिया गया है ये बेसिकली फ़लस्तीन और जो इसराइल की वार चल रही है इस वक्त, और ईरान का भी उसमें काफ़ी जो है एक्टिव रोल रहा है पिछले दिनों, उसको बेसिकली मद्देनजर रखते हुए वहाँ पर काफ़ी जो है ना प्रोटेस्ट हुआ अमेरिका के अंदर। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने जो है ना वो पार्टिसिपेट किया उस वार के अंदर, उस सोशल मीडिया वार के अंदर, जिसकी वजह से जो है ना ये सारे जो है ना इकदाम जो है ना वो यूएस गवर्नमेंट ने जो है ना वो लिए। अच्छा कासिम साहब, ये बताइएगा कि ये जो नई पॉलिसीज हैं जिसके बारे में अभी आप तस्करा कर रहे हैं, ये सिर्फ स्टूडेंट वीजा के लिए है या दीगर वीजा कैटेगरीज पर भी इसका इतलाक होगा? देखिए, जो स्टेटमेंट है, जो डॉक्यूमेंटेड स्टेटमेंट है, उसमें तो जो एफ वीज़ा है, J1 वीज़ा है और M वीज़ा है, ये बेसिकली तीनों ही जो है ना वो स्टूडेंट कैटेगरी के वीज़ाज ही हैं। उसमें कुछ रिसर्च प्रोग्राम के हैं, कुछ एक्सचेंज प्रोग्राम के हैं और कुछ टॉट प्रोग्राम के कैटेगरीज हैं। बट ओवरऑल जब से ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आई है वी हैव विटनेस्ड कि जो चेंजिंग्स हैं वो तमाम वीज़ाज में देखने को मिल रही हैं। आई पर्सनली बिलीव कि ये जो चेंजिंग्स हैं दिस विल नॉट लिमिट टू द स्टूडेंट वीज़ाज ओनली। ये चेंजिंग्स आपको विजिट वीज़ा के अंदर, चूंकि पाकिस्तान से ज़्यादातर जो एप्लीकेंट्स हैं वो या तो विजिट के अंदर जाते हैं या स्टूडेंट के अंदर जाते हैं। वर्क वीज़ा की और जो बाकी कैटेगरीज हैं अमेरिका की, वो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ना इतनी पॉपुलर है और ना ही पाकिस्तानियों को और कैटेगरीज में कोई खास वीज़ाज मिलते हैं। अलबत्ता कुछ कैटेगरीज ऐसी भी हैं जो स्पेसिफिकली हमारे लॉयर्स के लिए हैं, आपके जैसे मीडिया के लोग हैं उनके लिए हैं, बट दे आर स्टिल फॉल अंडर अ विजिट कैटेगरी। तो ये जो इतलाक होगा इन चीज़ों का, ये विजिट के ऊपर और स्टडी के ऊपर, दोनों के ऊपर होगा। अलबत्ता जो अभी स्टेटमेंट आई है, जो डॉक्यूमेंटेड स्टेटमेंट है, उसमें जो जिक्र किया गया है वो 3 कैटेगरीज का है, F, M और J। बिल्कुल ठीक है, अभी ये 3 कैटेगरीज पे जो है अप्लाई किया गया और तीनों ही जो कैटेगरीज हैं ये इसकी कैटेगरी हैं। बहुत शुक्रिया अजीम कासिम साहब हमारे साथ मौजूद थे। और यकीनन इसके बाद जो वीज़े का हसूल है, अमेरिकन वीज़ा ख़ासतौर पर जो स्टूडेंट्स वहाँ पर जाकर पढ़ना चाहते हैं, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, पेचीदा हो जाएगा अमल। और इसलिए जो कंसल्टेंट्स हैं वो भी इस पॉलिसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बेहतर तरीके से रहनुमाई कर सकें स्टूडेंट्स की। तो इसी के साथ प्रोग्राम में वक्त हो गया एक ब्रेक का। स्टे विद अस, हमारे साथ रहिए। नाजरीन, गुर्दे और पित्ते की पथरी एक तकलीफ दे मगर खामोश बीमारी है जो पाकिस्तान में तेजी से आम हो रही है। गर्म आबो हवा, पानी की कमी और गलत तर्ज जिंदगी के बायस हर उम्र के अफराद इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं। शहरों के साथ साथ देही इलाकों में भी लोग अक्सर इस बीमारी से मुतासर पाए जाते हैं, मगर बदकिस्मती से आगाही की कमी और वक्त पर तशखीस ना होने की वजह से मामला बिगड़ जाता है। ये बीमारी ना सिर्फ जिस्मानी अजियत देती है बल्कि जहनी दबाव और माली मसाइल में भी ज़्यादा मुश्किलात पैदा करती है। बहुत से अफराद तिब्बी सहूलियात से महरूम इलाकों में रहते हैं जहाँ पथरी के इब्तदाई इलामात को नज़रअंदाज कर दिया जाता है और ज़्यादातर मरीज़ उस वक्त तक इलाज नहीं करवाते जब तक मामला संगीन ना हो जाए। तहकीक बताती है कि ये मरीज़ और ये जो मर्ज़ है ख़वातीन
की बजाय मर्दों में ज़्यादातर पाया जाता है। गुर्दे या पित्ते में पथरी क्यों होती है और इसकी इब्तदाई अलामात क्या है? शदीद तकलीफ में फौरी तौर पर क्या करना चाहिए और क्या ऑपरेशन के बगैर भी इसका इलाज मुमकिन है? इन तमाम पहलुओं के बारे में बात करने के लिए हमने एक बार फिर दावत दी है मारूफ माहिर तिब हकीम अताउर रहमान साहब को। हकीम साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले तो हकीम साहब हम डिस्कस कर लेते हैं, ये गुर्दे में और पित्ते में पथरी होती क्यों है, कौन सी ऐसी वजूहात हैं और किस तरह हम इनसे बच सकते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुर्दे की पथरी 3-4 उसमें वजूहात हैं और 3-4 किस्म की होती हैं इसमें, और पित्ते का मैकेनिज़्म अलग है। वो मैं मुख्तसर सा बता दूं आपको कि जो गुर्दे की पथरी है ना, उसमें 2-3 चीज़ें ये हैं कि एक तो हमारी बनती है इसकी यूरिक एसिड की। अब यूरिक एसिड में प्रोटीन जो लोग एक्सेस खाते हैं, जिनका यूरिक एसिड ज़्यादा रहता है, वो उसके क्रिस्टल कन्वर्ट होते हैं। दूसरी ये कैल्शियम की बनती है। अच्छा। हम लोग कैल्शियम बाद का जब हमारी बॉडी में कैल्शियम तो मौजूद होता है, लेकिन उसके अलावा भी हम बहुत सिंथेटिक कैल्शियम खा लेते हैं। डॉक्टर रिकमेंड कर देते हैं कि जिसके जिसम में दर्द हो रहा है वो खुद भी कैल्शियम खा लेता है। अच्छा, उस सूरत में भी एक्सेस कैल्शियम जब होगा तो उसके भी क्रिस्टल बनेंगे जो पथरी की बन जाएगी। तीसरी चीज़ है ऑक्सलेट, क्रिस्टल ऑक्सलेट। कैल्शियम ऑक्सलेट मिल के भी क्रिस्टल बनाते हैं जो आपके अंदर यूरेथ्रा में या उसमें यूरेटिक में या ब्लैडर में रुक जाती है। सही। और इसकी ये आपको बताऊं अलामत ये है कि जी जब आपको पेन होती है ना गुर्दे की, तो ये बैक से आगे की तरफ आती है और पिंचिंग पेन होती है। एक तरह की पेन नहीं होती, स्पेसिफिकली ट्रैवल करती है और इसमें नोजिया होता है और प्लस इसमें सम टाइम क्या बल्कि अल्टीमेटली माइक्रोस्कोपिक जो है ना ब्लीडिंग होती है, पर सम टाइम ज़्यादा ब्लीडिंग भी होती है जिसको आप खुद भी देख सकते हैं। तो ये अमूमन हमारे खानों की बेहतियाती से, जो लोग सबज पत्तों वाली सब्जियां ज़्यादा खाते हैं, जो लोग गोश्तखोर बहुत हैं और बिलखसूस जो मोटे लोग हैं, और कंपैरेटिवली फीमेल के मेल्स में पथरी बनने का अमल तेज होता है। उसकी क्या वजह है? देखिए उसकी वजह एक सबसे बड़ी वजह तो ये है कि जब मेल जो है ना बाहर जाता है फिरता है गर्मी में, तो वो डिहाइड्रेशन का खर्चा होता है। दूसरे नंबर पे एनाटॉमिकली कोई ऐसा स्ट्रक्चर है कि उसके अंदर हिद्दत ज़्यादा होती है। तीसरे नंबर पे आपका ब्रेन जब ओवर स्ट्रेस में होता है तो बॉडी के अंदर उसमें भी डिहाइड्रेशन के इश्यूज आते हैं, बहुत से मामला आते हैं। अच्छा, पित्ते का मैकेनिज्म बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा, मैं पहले आपको जो कि गुर्दे का बता दूं, गुर्दे का हल भी ये है कि गुर्दे की पथरी का तिब के अंदर कामयाब इलाज है। ऑपरेशन के बगैर आपकी पथरी निकल सकती है। अच्छा। 4-5 चीजें ऐसी हैं जिसका आप पाउडर ले लें या उसका कावा पी लें, जिसके अंदर एक जवाखार है, एक ये जो है पुदीने के पत्ते जो हैं पुदीने के, ठीक है। तीसरी चीज अजवाइन, चौथी चीज जीरा सफेद और 5वीं चीज काली मिर्च। ये वो 5 चीजें हैं जिनका पाउडर बना के ½ टीस्पून सुबह शाम लें तो छोटे मोटे ये सिक्रीशंस और कैनक्रीशन और ये जो रेत के ज़रात और ये स्टोन अल्हम्दुलिल्लाह रेजा रेजा होकर खाली कहवे की भी फॉर्म में ले सकते जी, हैं? कहवे की फॉर्म में भी ले सकते हैं, पाउडर की फॉर्म में भी ले सकते हैं, 5 चीजें। अच्छा, दूसरा पित्ते का मैकेनिज्म बड़ा डिफरेंट है। उसमें हमारे साथ डॉक्टर्स बहुत परेशान होते हैं कि हकीम लोग कैसे क्लेम करते हैं कि पित्ते की पथरी निकल जाए। अमूमन सुना जाता है ना कि पित्ते की पथरी जिसको भी होता है वो सीधा हॉस्पिटल जाता है, ऑपरेट होता है, डॉक्टर कहते हैं और कोई इलाज। मैं आपको बताऊं पित्ता की पथरी क्यों होती है। पित्ते की पथरी इस वजह से होती है जब हम चिकनाई बहुत खाते हैं और हमारी बॉडी जो है ना उसका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। मेटाबॉलिज्म स्लो होने से लीवर का मेटाबॉलिज्म, लीवर पे असर पड़ता है और लीवर साथ अपना गाल ब्लैडर का फंक्शन डिस्टर्ब होता है और बाइल होती है। उसकी सिर्फ अंदर बाइल क्या है, सफरा जॉइंटस के अंदर जो पीली रतूबत, आंखें पीली, मुंह का जायका कड़वा, स्टूल वाइट और यूरिन येलो, ये वो बाइल है जो आ जाके स्टोन अंदर रुक जाता है। अब डॉक्टर्स हमें कहते हैं कि पथरी की तो जगह निकलने की है ही नहीं, बाइल डक्ट इतनी बारीक होती, पथरी कैसे निकलेगी? हम कहते हैं जी पथरी अंदर से कहाँ गई, आई कहाँ से अंदर? पहला तो सवाल हमारा ये है। अच्छा। अब मैकेनिज्म ऑफ ट्रीटमेंट ये है कि जो बाइल है, जो पित्ता है, पित्ते के अंदर हम एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाई दे के ना उस रतूबत को मेल्ट कर देते हैं। जैसे सर्दियों में बर्फ जम जाती है पहाड़ी इलाके में और जैसी ही हीट आती है, हरारत आती है सूरज की, वो पानी बन के दरियाओं में पानी आ रहा होता है। सेम यही मैकेनिज्म ऑफ ट्रीटमेंट है हमारा। कि हम ऐसी दवाई देते हैं जिससे मेटाबॉलिज्म लीवर का फास्ट होता है और पित्ते की सोजिश उतरती है, अंदर की जो रतूबत पथरी की शक्ल में जाहिर हो रही होती है वो मेल्ट हो जाती है। कुछ अरसे बाद जब वो अल्ट्रासाउंड करवाता है वो कहता है जी ये तो अंदर पथरी है ही नहीं। तो ये मौजे अल्हम्दुलिल्लाह तिब के अंदर अल्लाह ने कुछ अद्वियात में है और इसका सबसे बेहतरीन इलाज उन लोगों में जो घरों के अंदर समझते हैं कि पित्ते में पथरी उनके अंदर बन रही है, वो अपना ऑयल सरसों के तेल में खाना शुरू कर दें। सरसों का तेल बजाते खुद पित्ते की पथरी का इलाज है और आखिर में इसका ट्रीटमेंट बड़ा कामयाब है। आपने बड़ा कॉमन सुना होगा कि 1 चम्मच जैतून का तेल और 1 चम्मच लीमू का रख। लेकिन ये जो सरसों का तेल है इस पे भी बहुत ज़्यादा डिबेट है। हम कुछ लोग कहते हैं कि इससे कैंसर हो जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि जी इसे बड़ा पका के जो है आपको यूज़ करना चाहिए, कोई लहसुन वगैरह इसमें डाल के पहले पकाया जाए, आप डायरेक्ट इसको यूज़ नहीं कर सकते। नहीं, बेसिकली मैं आपको बताऊं, देखिए पहले पुराने वक्तों में हमारे जितने बुजुर्गान थे वो
सरसों के तेल में खाना खाते थे, उधर हार्ट फेलियर के इश्यूज नहीं थे। सही। आजकल हर घर के अंदर हार्ट का कोई ना कोई पेशेंट मौजूद है, नंबर एक। नंबर दो, जो सरसों का तेल का वो चीज़ें आप डाल रहे हैं ना, लहसुन डाल के या कोई इसमें दालचीनी डाल के, जी। उसकी स्मेल को दूर किया जाता है। स्मेल खत्म सरसों की के जाती तेल है। की एक स्पेसिफिक स्मेल है Yes. जो बच्चे हमारे आजकल के नौजवान नस्ल, ये जदीद जो हमारे, ज्यादा पसंद वो करते नहीं हैं। इसको लाइक करते। तो उसके अंदर आप क्या है, 5 लीटर का सरसों का तेल लेके उसमें 5-7 धुरियां डाल लें लहसुन की, आटा जो होता है उसका छोटा सा पीस डाल लें और थोड़ा सा दालचीनी डाल लें और उसको पका लें, उसकी स्मेल दूर हो जाएगी और वो आपके लिए खाने के काबिल होगा। मैं फिर भी ऑप्शन देता हूँ लोगों को कि देसी घी भुनाई वाली चीजों में लें, ओके। सरसों का तेल ले लें और कॉर्न ऑयल ले लें। ये तीनों ऑयल अल्टरनेटिव अच्छा में लें। हकीम साहब, मुझे ये बताइए कि पत्ते की जो पत्ती है उसके हवाले से चलें, ठीक है, आपका मान लिया कि है आपका जो इलाज है वो अच्छा है, बेहतरीन है, लेकिन वो जो इंस्टेंट पेन होती है और इतनी शिद्दत की होती है कि रहा नहीं जाता और आपको टाइम भी है हॉस्पिटल जाते हुए, क्लिनिक जाते हुए, किसी और हकीम साहब के पास जाते हुए, तो इंस्टेंट इलाज हम घर में कुछ कर सकते हैं ताकि वक्त निकल जाए? क्या करें? देखें, घर के अंदर 3 चीजें किचन में हर वक्त अवेलेबल होती हैं। एक कलौंजी, एक अजवाइन ओके, और एक कलौंजी, अजवाइन और मेथी दाना। ठीक है, इन तीनों का कहवा बना लें, ओके, चुटकी चुटकी डाल के, और उसमें 1 चम्मच वो शहद डाल लें और वो आप फौरी पिए, विद इन अ मिनट्स आपकी पेन में रिलीफ आ जाए, जबरदस्त। चाहे वो पित्ते की हो चाहे वो किडनी की हो। और ये कामयाब है, ये यानी कि मैं सिर्फ एक बताने की हद तक नहीं बता रहा, जो लोग तकलीफ में होंगे जब वो इस्तेमाल करेंगे वो दवाएं देंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया हकीम साहब आपकी मौजूदगी का। तो अगर आपको इस तरह की किडनी में पथरी का पेन है या पित्ते में पथरी का पेन है तो ये वाला कहवा ज़रूर ट्राई कीजिए। उसके बाद डॉक्टर से या हकीम साहब से कंसल्ट कीजिए ताकि ये चीज़ सॉर्ट आउट हो जाए, आपको ऑपरेट तक ना जाना पड़े। तो इसके साथ लेते हैं नाजरीन एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी, मेरे ख्याल में शेयर कर लेते हैं, बड़े आपको मजेदार। बता देते हैं कि 70 और 80 की दिहाई में जब गुलकार स्टेज पर आया करते थे तो ज्यादा से ज्यादा क्या होता था, हाथ में गिटार या फिर सामने हारमोनियम होता था और एक ही जगह खड़े होकर या फिर बैठकर परफॉर्म किया जाता था, गाया जाता था। मगर हसन जहांगीर का शुमार उन पहले गुलकारों में होता है जिसने इस रिवायत को तोड़ा और गुलकारी के अंदर उन्होंने नया अंदाज मुतारिफ करवाया। वो सिर्फ गाना गाते नहीं थे बल्कि अपने मुनफरिद स्टाइल, रंग बिरंगे कपड़ों, लंबे बाल, आंखों पे चश्मा और गले में मफलर के साथ स्टेज पर आकर बाकायदा झूमते थे, माइक या गिटार संभालते और कभी कभी मेहमानों के दरमियान जाकर भी गाते थे। हसन जहांगीर के लिए गुलकारी सिर्फ आवाज का जादू नहीं बल्कि मुकम्मल स्टेज परफॉर्मेंस का नाम था। उनके अंदाज ने टीवी नाजरीन को हैरत में डाल दिया और इन्हें बाकी गुलकारों से अलग मुकाम दिलाया। आज हसन जहांगीर अपनी 63वीं सालगिरह मना रहे हैं। इसी खुशी के मौके पर हम हसन जहांगीर को बहुत मुबारक कहते हैं और नेक तमन्नाएं पेश करते हैं। वेलकम बैक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे मुल्क की सियासत की। तो मखसूस नशिस्तों से मुतालिक अदालती फैसले के बाद मुल्क की सियासत में एक बार फिर हलचल देखने में आ रही है। सियासी दर्जा हरारत नई बुलंदियों तक जा पहुंचा है और एक तरफ वफाक में हुक्मरान इत्तेहाद का एतमाद आसमान को छू रहा है तो वहीं तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में मुसलसल इजाफा होता दिखाई दे रहा है। मखसूस नशिस्तों के मामले पर आज इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास होने जा रहा है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी किए जाने का इम्कान है। फैसले के मुताबिक 77 मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद हुक्मरान इत्तेहाद को पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत हासिल हो जाएगी जबकि तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी ताकत मजीद कमजोर पड़ जाएगी। खबरें ये भी आ रही हैं कि मखसूस नशिस्तों के बाद खैबर पख्तूनख्वा में नंबर गेम बदलने का खदशा है। अगर 20 के करीब आज़ाद अरकान ऑपोजिशन से मिल जाते हैं तो अली अमीन गंडापुर की हुकूमत भी खतरे में पड़ सकती है। मखसूस नशिस्तों के केस में नई पेशरफ्त ये सामने आई है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और PTI ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। हामिद खान की जानिब से ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जारी करने की दरख्वास्त की गई है और मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जो ऑर्डर हुआ उस पर 2 जजेस के दस्तखत नहीं हैं। 12 जजों के दस्तखत शुदा फैसले का मुकम्मल ऑर्डर जारी किया जाए। पंजाब में सूबाई हुकूमत ने अपोजिशन पर सियासी दबाव बढ़ाने की मुहिम तेज कर दी है। पंजाब असम्बली में वज़ीर आला की तकरीर के दौरान हंगामा आराई का मामला संगीन रुख इख्तियार कर चुका है और अपोजिशन को ताकत से महरूम करने के लिए एक के बाद एक इकदाम सामने आ रहा है। आइंदा इजलास तक 26 अरकान की रुकनियत मुअत्तल कर दी गई है और उन्हें 13 कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप से हटाने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इब्तदाई तौर पर 4 अरकान पर अदम एतमाद के बाद उन्हें चेयरमैनशिप के ओहदों से बरतरफ कर दिया गया। वाज़ेह है कि इस वक्त पंजाब में अपोजिशन की मजमूई तादाद 105 है और असम्बली का इजलास बुलाने के लिए 93 अरकान के दस्तखत चाहिए होते हैं मगर 26 अरकान की मुअत्तली के बाद
ऑपोजिशन के पास सिर्फ 79 फाल अरकान रह गए हैं, जिसके बाद ऑपोजिशन के पास पंजाब असम्बली के इजलास के लिए रिक्वेजिशन जमा कराने का इख्तियार भी महदूद हो गया है। नाजरीन, इसी तमाम सूरत हाल पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार एक चुगताई साहब। बहुत शुक्रिया नासिर साहब आपके वक्त का। सबसे पहले मैं चाहूँगी आप हमें इस हवाले से आगाह कीजिए कि मखसूस नशिस्तों से मुतालिक अदालती फैसले के बाद मुल्की सियासत में बड़ी हलचल देखने में आ रही है। आइंदा का सियासी मंजरनामा क्या बनता देख रहे हैं आप? अच्छा, मैं सिर्फ रेफरेंस दूंगा, पासिंग रेफरेंस उस फैसले का जो इमरान खान साहब ने किया था पंजाब असम्बली तोड़ने का और केपी असम्बली तोड़ने का। ये सब कुछ जो है ये उसी का नतीजा है। और इस पर जॉन एलिया साहब ने एक जुमला कहा था, इमरान खान साहब की बहुत बड़ी शख्सियत है, बहुत बड़ा हवेला है, कि पहले हमारे जहन में हुस्न की एक मिसाल थी, अब तो हमारे जहन में कोई मिसाल भी नहीं। मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। तो तबाही मुकम्मल तौर पर पीटीआई की फिलवक्त नज़र आ रही है आपको। फिलवक्त ये सूरत हाल है कि पंजाब असम्बली हो, वो इतना बड़ा मामला नहीं है। पंजाब में मुकम्मल ठीक ठाक अक्सरियत है, वहाँ से भी निकाल देंगे बाहर तो कोई नुकसान नहीं होगा पीटीआई को, उनके बंदों को नुकसान होगा। जिन्होंने वो उधम मचाया था, माइक तोड़ दिए थे, और ये सिलसिला वैसे अब ख़त्म हो जाना चाहिए। असल मसला कौमी असम्बली और केपी असम्बली का है। केपी असम्बली में शायद 27 या 28 अरकान जो हैं वो मुंतखब होकर आएंगे, मुस्लिम लीग के, पीपल्स पार्टी के, पीटीआई के और एएनपी के। अब अगर सब मिला लें आप, और उसके बाद जो एक बाकी ग्रुप है पीटीआई का वो भी शामिल कर ले तो काम तो हो गया। कहते ना काम उतर जाएगा। और कर बैरिस्टर सैफ साहब ने जो गुफ्तगू की है सहाफ़ियों से, उससे अंदाज़ा होता है कि वो कितने ज़हनी तौर पर मुंतशिर हैं, कितने परेशान हैं कि वो हक़ाइक़ को भी तोड़ के पेश कर रहे हैं। उन्होंने मुतालबा कर दिया, देखिए ये माइक के सामने बोलना बहुत मुख्तलिफ होता है, उसमें आपको फैक्ट्स देना पड़ते हैं। उन्होंने मुतालबा कर दिया कि जी मरी का जो वाक़या हुआ था जिसमें बहुत से लोग मारे गए थे, वो मरीम नवाज शरीफ की हुकूमत में हुआ था। हालांकि आपको पता है, हम बात कर चुके हैं इस पर, वो बुज़दार साहब की हुकूमत थी। फिर बिलावल पर अटैक कर गए, वो ये माफ़ी नहीं मांग पाए सवात के ऊपर, उनको शर्मिंदगी भी नहीं हुई। ये है हुकूमत की बैड गवर्नेंस। तो इमरान खान साहब भी कहते रहे केपी में है। और कौमी असम्बली का जो है वो मुझे बहुत तबाकुन लग रहा है कि 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी इत्तेहाद को। उसके बाद वो 27वीं तरमीम करना चाहेगा। 27वीं तरमीम क्या होगी मुझे पता नहीं है, उसकी आउटलाइन पता नहीं है, अंदाज़ा है, बताऊंगा नहीं मैं आपको, क्योंकि शायद और मसाइल पता हों, डेमोक्रेसी और पाबंद हो जाए और पार्लियामेंट जो है वो अपने आप को और बड़ा साबित कर। साहब, कहीं ऐसा तो नहीं हो सकता कि उस तरमीम के जरिए जो मौजूदा सेटअप है इसको तूल दिया जा सके? ये तो खैर नहीं हो सकता, लेकिन ये हो सकता है कि सिस्टम में कोई ऐसी तब्दीलियाँ की जाएं जो आने वाले वक्त में इंतखाबात में कारगुजारों, मसलन 27वीं तरमीम ये हो सकती है जी 2/3 के बाद के इलेक्शन कमिश्नर जिसको चाहे लगा दें आप, इलेक्शन कमिश्नर लगा दें, चीफ जस्टिस लगा दें आप, आपके पास पूरा अख्तियार होगा। और ये भी मुमकिन है कि आप सिस्टम में कोई तब्दीली कर जाएं, लेकिन आप फंडामेंटल ऑफ राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो चेंज आप नहीं कर सकते। सही, पार्लिमानी जमहूरियत से। अच्छा नासिर साहब, हमें ये भी इतलात आ रही हैं कि आइंदा दिनों में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी तब्दील हो सकती है। केपी में तब्दीली का कितना इम्कान है और इसकी वजूहात क्या हैं? मेरे ख्याल है ज़्यादा इम्कान है। पहले तो ये कि पीटीआई के अंदर खुद इतने इख्तलाफात थे कि आप अंदाज़ा लगाएं ना कि सवात में लोग डूब रहे हैं सॉरी, और चीफ मिनिस्टर अडयाला के सामने खड़ा हुआ करे तो मैं क्या करूं भाई, टेंट में मैं बांधूंगा। वो वहाँ इसलिए खड़ा था कि जो मुतहारिब ग्रुप है, जो इनफाइट है, उससे बताया जाए। वो सब लोग वहाँ थे जो उनके खिलाफ है, उनके हक में। उसी लोग जुनैद अकबर साहब का इंटरव्यू आ गया टीवी पर, और वो पूरा फर्द जुर्म था।
अंदर जो स्पीकर है वो कुछ और सोच रहा है, दीगर लोग कुछ और सोच रहे हैं, तो पार्टी में डिवीजन दर डिवीजन है और ये बहुत खतरनाक है। तो ये इस तब्दीली से पहले, खुसूसी नशिस्तों से पहले ही गवर्नमेंट खतरे में थी। कभी इमरान खान साहब गुस्सा करते थे, कभी इमरान साहब खुश हो जाया करते थे, कभी बुलाया करते थे, कभी नहीं बुलाया करते थे, कभी हुकूमत रोक लिया करती थी। बहुत बड़ी सूरत हाल है। और अब जो सूरत है वो, क्योंकि देखें, जब बजट पास होता है केपी का और अलीमा खान कहती हैं कि लगता है इमरान खान को माइनस कर दिया गया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और अब तक उन्होंने बैन वापस ले लिया है। तो केपी में हुकूमत खतरे में, पहले भी खतरे में थी, बिल्कुल केपी में जो हुकूमत है वो खतरे में है। नासिर साहब, अगर हम पंजाब और केपी की बात करें तो देखें, अवाम का दर्द कौन समझ रहा है, कौन महसूस कर रहा है? एक दूसरे पर बयानबाजी हो रही है, इल्ज़ाम तराशी की जा रही है। अब केपी हुकूमत ये भी कह रही है, उसके तर्जुमान ये कहते हैं कि जनाब चलें, हमारे यहाँ तो जो हलाकतें हुई बड़ी अफसोसनाक हैं और वो गैर महफूज जगह पर हुई, लेकिन आपके यहाँ तो पाकपतन के अंदर आप देखें 20 नौमालूद जो है वो जान से हाथ धो बैठे, और कहाँ पर कदरे महफूज जगह अस्पताल के अंदर। इसका हिसाब भी दिया जाए। इस तरह की ब्लेम गेम चल रही है। उसकी आवाज अलग कट के आ रही है आपकी मुझे। नासिर साहब, अब आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? अब आ रही है सही। जी, मैं ये कह रहा हूं कि केपी और पंजाब की सतह तक अगर हम देखें तो ब्लेम गेम का सिलसिला चल रहा है। पंजाब की जानिब से ये कहा जाता है, पंजाब की जो वज़ीर इत्तलात हैं वो सानिया सबात पर बात कर रही हैं, लेकिन जो केपी के हम देख रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के जो तर्जुमान है वो ये बात कह रहे हैं कि आप ये तो समझे कि सवात में जहाँ पर ये हम देखा लोग डूबे, ये गैर महफूज जगह थी, लेकिन पंजाब में जो 20 नौमालूद अपनी जान से हाथ धो बैठे, पाकपतन के अंदर जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, अस्पताल तो महफूज जगह है, आप महफूज जगह पर जिंदगियों को महफूज नहीं कर सके। हमारे पास तो आप जो हम पे तनकीद कर रही हैं उसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि हमारे जो वहां पर लोग थे वो गैर महफूज जगह पर थे। कदरे गैर महफूज जगह का कोई मसला नहीं है जी। जो पंजाब में पाकपतन में हुआ, एक हफ्ते में 20 बच्चे, फिर बहाना बनाया गया उसके कि जो हुआ ये इंक्वायरी है, वो इंक्वायरी बकवास थी, फजूल इंक्वायरी थी वो। एक बड़ा वाकया हुआ है और उसकी बहुत थारोली इंक्वायरी होनी चाहिए। ये पहला वाकया नहीं है पंजाब में जी। इससे पहले भावरपुर में बहुत से बच्चे आईसीयू में ऑक्सीजन बंद होने से मर गए थे, और उस पर मरियम ने, चीफ मिनिस्टर ने फैसला भी किया था, लोगों को हथकड़ियाँ पड़वा दी थी, फिर वो हथकड़ियाँ खुद खुल गई, तो पता ही नहीं चला। तो यहाँ तो अलमिया ये है कि सवात में डूबे, या सवात से आगे ख्वास खेरा में डूबे, या खुजुस्तान में डूबे, या वजीरिस्तान में डूबे, दरिया सवात में कहीं भी डूबे लोग, पंजाब में कहीं मर जाए, सिंध में कहीं मर जाए, पंजाब में, बलूचिस्तान में कहीं भी मर जाए, कोई पूछने वाला नहीं होता, किसी का दर्द नहीं है। अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं बैरिस्टर सैफ हो, या वो तो खैर गलत बात कर गए, या अज़मा बुखारी हो, मेरे ख्याल नहीं करना चाहिए, इतना गुस्से में नहीं आना चाहिए, हमदर्दी का इज़हार करना चाहिए। बिल्कुल, ब्लेम गेम साइड में रखे, आवाम का दर्द समझे। नासिर साहब, लास्टली जरा ये कमेंट कर दें कि अब जो नंबर गेम चेंज हो रही है, पीपल्स पार्टी बाकायदा वजारतें लेने जा रही है, हुकूमत का बाकायदा तौर पर हिस्सा बनने जा रही है? नहीं, मेरा ख्याल है, मेरी कल तक की तरह तो ये थी कि वो तैयार नहीं है। सही, अच्छी ऑफर आई थी उनको बहुत, लेकिन वो तैयार नहीं है। उनकी एक पंजा में लिखा है, इसका अंदाजा नहीं, लेकिन बहुत क्लेवर कार्ड्स खेल रहे हैं वो लोग कि हुकूमत में नहीं है मगर हैं। सही, ये बहुत ज़बरदस्त, ये बड़ी अहम इंफॉर्मेशन आपने दी है नासिर साहब के। ऑफर जो है वो की गई है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने जो ऑफर है वो एक्सेप्ट नहीं की। ये बड़ी अहम। बहुत शुक्रिया। नासिर बेग शुक्ताई साहब हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि किस तरह की केपी गवर्नमेंट भी जो है वो भी खतरे में है, वहाँ पर भी नंबर गेम चेंज हो रही है, और आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो अहम फैसला है वो भी सामने आ सकता है, जिसके बाद PTI के लिए मुश्किलात मजीद बढ़ जाएं। और नाजरीन, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी अपडेट आएगी वो आपके साथ गाहे बगाहे शेयर करते रहेंगे। अभी वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाजरीन। बारिशों के बाद फैलने वाली मौसमी बीमारियों ने जहां पहले ही आवाम की सेहत को खतरे में डाल रखा है, वहीं पर बाजारी खाने खासतौर पर बरसात के दिनों में इंतहाई खतरनाक साबित हो सकते हैं। गली मोहल्लों की दुकानों, ऑनलाइन फूड डिलीवरी और सस्ता खाना फराहम करने वाले मराकज़ अक्सर सफाई के नाकिस इंतजामात, मुज़र अज्जा और ऐसी अशिया इस्तेमाल करते हैं जो कि इंसानी सेहत के लिए शदीद खतरा बन सकती हैं।
इस हकीकत की ताज़ा तरीन और अफसोसनाक मिसाल बैनुल अक़वामी कबड्डी प्लेयर नवीद पहलवान के ख़ानदान का है, जिन्होंने सिर्फ अपनी बेटी की सालगिरह के मौके पर पिज़्ज़ा, शवारमा और केक बाहर से मंगवाने की गलती की और उनकी खुशी चंद ही घंटों में जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा बन गई। 8 साला महनूर और उसकी कज़न ईमान फातिमा जिंदगी की बाजी हार गईं, जबकि दीगर बच्चे और वालिदैन भी शदीद बीमार होकर अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं। इस अफसोसनाक सानिया ने एक बार फिर साबित कर बाजारी खाना सिर्फ आसानी और लज्जत का जरिया नहीं बल्कि जिंदगी का रिस्क भी बन जाता है, खास तौर पर बरसात के मौसम में जो आजकल चल रहा है, जहाँ पर जरासीम, नमी, खराब स्टोरेज और नाकिस सफाई खाने को जहरीला बना देती हैं। आज के सेगमेंट में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बरसात के मौसम में हम और हमारे बच्चे ऐसी अफसोसनाक सूरत हाल से कैसे बच सकते हैं और बाजार की खुराक का बेहतर और महफूज मुतबादिल क्या हो सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ न्यूट्रिशनिस्ट आमना अली। आमना, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो नवीद पहलवान के ख़ानदान के साथ बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया, आप बतौर माहिर ग़िज़ाइयत इस सानिया को किस तरह से देखती हैं? आपके ख़्याल में इस वाक़े में सबसे बड़ी गफलत क्या है? देखें, बतौर शहरी हमें इतना आइडिया नहीं है कि किस तरह से वो खाने बाहर बन रहे हैं, क्या उसमें सफाई का, हाइजीन का कितना ख्याल रखा जा रहा है, कौन से इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं। आप देखें जो फ्राइड आइटम्स है उसमें तेल जो है वो कितने कितने महीनों वो इस्तेमाल करते हैं एक ही तेल। उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि महंगाई हो गई है, तो वो इतनी अफोर्डेबिलिटी और वो सब, लेकिन जहाँ इंसानी सेहत की और जान की बात आती है तो उधर रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो इसमें हमें बतौर शहरी तो हम यही कर सकते हैं कि हम जो भी चीज़ ला रहे हैं हम उसमें ये मेक श्योर करें कि कोई गंदी स्मेल तो नहीं है, उसका टेक्सचर तब्दील तो नहीं हुआ, उसका टेस्ट आप थोड़ा सा टेस्ट करके देख लें पहले कि उसका टेस्ट तब्दील तो नहीं हुआ, बजाय कि आप एकदम से सारा उसको खा ले। और इसमें सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी आती है वो हमारी जो ये जिस तरह पंजाब फूड अथॉरिटी है और इस तरह के इदारे हैं जिनको चेक एंड बैलेंस रखने की ज़रूरत है और क्वालिटी अश्योर करने की ज़रूरत है। अच्छा आमना, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाऊंगी, मैं आपसे पूछूंगी कि बरसात के मौसम में स्पेशली ये वाला जो सीज़न चल रहा है, आपका भी मन करता है बारिश हो रही हो, आप पकौड़े खाएं, हलवा पूरी खाएं, इस तरह की चीज़ें खाएं, लेकिन बीमारियों की अगर हम बात करें, पेट से रिलेटेड ज़्यादातर कौन सी बीमारियाँ आम हो जाती हैं? देखिए, इस मौसम में ये आइडियल मौसम होता है जब बैक्टीरिया ग्रो करता है, क्योंकि जो ह्यूमिडिटी है और जो पानी जिस तरह से सड़कों पे खड़ा हो जाता है, तो ये आइडियल कंडीशंस होती हैं जिसमें टाइफाइड, हेपेटाइटिस, इस तरह की वायरल इन्फेक्शंस होती हैं जो आपके लिवर को डैमेज करती हैं, जॉन्डिस होता है। इसके अलावा मैदे के जो मसाइल है, फूड पॉइजनिंग, डायरिया, वो बहुत कॉमन हो जाता है। कुछ लोग जिनके मैदे पहले से ही नाजुक होते हैं और उनको इश्यूज रहते हैं, उनके लिए तो बहुत इंतहाई ख़तरनाक ये इस मौसम में बीमारियाँ साबित होती हैं, तो उसमें एहतियात बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, हम ना बाजारी पिज़्ज़ा, शवारमा हो गए, बर्गर्स हो गए, केक, इस तरह के खानों में सबसे बड़ा ख़तरा क्या होता है आप समझती हैं? और ऑनलाइन ऑर्डर करते वक्त सारिफीन की सहूलत के लिए, उनमें अवेयरनेस के लिए आप बताएं कि किन बातों का ख्याल रखें ताकि वो गैर मेयारी खाने से बच सकें? बिल्कुल। अच्छा, इस तरह की चीज़ें इस मौसम में ख़ास तौर पर घर में बनाई जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। पिज़्ज़ा, शवारमा, जिस तरह चिकन का इस्तेमाल इन खानों में बहुत ज़्यादा होता है, तो वो अगर सही तरह से पका हुआ ना हो तो वो सबसे बड़ी वजह बनती है आपकी जो फूड पॉइजनिंग है उसकी, क्योंकि कच्चा गोश्त या कच्ची सब्जियां जो हैं इस मौसम में इंतहाई खतरनाक है। उसमें बैक्टीरिया ग्रो करता है और वही आपके मैदे में जाके बीमारी। तो जो लोग सैलड्स में ये सब्जियां वगैरह ले रहे होते हैं, रिकमेंड यही किया जाता है कि इस मौसम में थोड़ा सा उसको बॉईल करके, स्टीम करके हल्का सा पका लें। थोड़ी हीट आप देंगे तो वो जरासीम जो हैं वो मर जाएंगे, क्योंकि इस मौसम में मैंने जैसे कहा कि वो आइडियल टाइम में ग्रो करते हैं। तो एक तो ये घर में बनाएं, दूसरा जो आपने ऑनलाइन डिलीवरी की बात की है, कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा दूर से अगर वो चीज़ आपके पास आ रही है तो वो आप करीब के जो रेस्टोरेंट्स है वो आप ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ये कि वो आते आते उसमें जो उसको एनवायरनमेंट मिलता है खाने वाली आइटम को, तो वो आइडियल इतना नहीं होता। वो आते आते इतना वो बासी हो जाता है और उसमें बैक्टीरिया और वो सारी चीज़ें, और आजकल तो चीज़ें फ़ौरन ख़राब होती हैं। हाँ बिल्कुल, और हैंडलिंग उसकी किस तरह से की जा रही है, हाई पैकिंग कैसे हो रही है, तो वो चीज़ें। और दूसरी बात, रात को मोस्टली हम ये ऑनलाइन ऑर्डर का ट्रेंड टाइम पे हमारा ये बिल्कुल, दिन में तो जो घर में बना खा लिया, रात को रात का ये है, लोग जो है रात को ज्यादा चीट कर रहे होते हैं। बिल्कुल, और अक्सर मैंने अपने क्लाइंट से भी ये सुना है कि रात को जो चीज़ उनके पास आ रही होती है ना, वो रात का माजरा बस यही है, क्रेविंग्स हमारी जो है वो हो रही होती हैं, कुछ करने के लिए नहीं होता तो होता है खा ही ले, मतलब कुछ और करने का खा ले, एंजॉयमेंट है। लेकिन उसमें सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वो
फ्रेश खाना आपको नहीं मिलता। मेरे सही। अक्सर क्लाइंट्स यही बताते हैं कि जो 12 बजे के बाद जैसे जो भी चीज़ आ रही होती तो वो फ्रेश खाना नहीं आ रहा होता, वो दिन में जो बचा कुचा माल है वो आपके पास आ रहा होता है, तो अगेन वो फिर आपके मैदे के लिए सही नहीं है। अच्छा, हम ना मुझे ये बताइए कि जिस तरह फॉर एग्जांपल आपने बाहर से ऑर्डर किया और आपने खा लिया है, थोड़ी देर बाद 10 से 15 मिनट बाद आपको ऐसा फील हो रहा है कि जो आपने खाया वो अब सही नहीं है। खतरे की अलामत बनता जा रहा है, आपको आप कंफर्टेबल नहीं है। बिल्कुल। उस टाइम पे हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे वक्ती तौर पर हमारा वक्त, कहीं अगर आप दावत पर हैं, किसी के घर बैठे हुए हैं, आपका टाइम बिल्कुल। गुजर जाए, उसके बाद चले आप क्लिनिक चले जाएं, हाँ, किसी और को बिल्कुल। आप मशवरा ले लें इस हवाले हाँ। से। एक चीज़ तो ये कि आपने देखना है कि बहुत ज़्यादा अपनी बीमारी को सवेयर नहीं होने देना, सवेरिटी तक नहीं, लेकिन जैसे आप कह रही हैं फौरी तौर पे क्या किया जा सकता है, सॉलिड डाइट आपने रोक देनी है। ठीक है। आप लिक्विड्स लेने शुरू कर दें, या सेमी सॉफ्ट डाइट जिसको हम बोलते हैं, केला, योगर्ट, जो नरम चीज़ें होती हैं आपके हाजमे के लिए जो बेहतर हैं। तो सॉलिड डाइट जिसमें जो डाइजेशन है बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है वो आप ना लें। नरम ग़िज़ा जो है वो आप ले लें। लिक्विड्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि जब मैदे का मसला होता है तो नमकियात और पानी बहुत तेज़ी से हमारे जिस्म से निकलता है, जिसकी वजह से सर दर्द और वो सारे मसले मसाइल भी हो रहे होते हैं। तो लिक्विड डाइट लें, जूसेस पी लें, सूप्स पी लें, जो सॉलिड डाइट है उसको आप अवॉइड करें। अच्छा, हमने आपने पहले भी बड़ी अहम बात की कि आजकल जो है वो सैलड में लोग कच्ची सब्जियां जो खा रहे होते हैं उससे भी परहेज़ करना चाहिए। तो आजकल बरसात के मौसम में ख़ास तौर पर किस तरह की ग़िज़ा जो है वो आपको खानी चाहिए और किस तरह की चीज़ों से आपको परहेज़ करना चाहिए, ज़रा तफसील से हमें ये बताएं। जी, सबसे ज़रूरी तो ये है कि आप कोशिश करें घर का बना हुआ ही खाएं, और अगर बाहर के समोसे पकौड़े बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है तो घर में बना के बाहर बैठ के एंजॉय कर लें। क्योंकि हम घर में जो है हाँ, क्योंकि घर में तो हम इंश्योर कर सकते हैं किस तरह का तेल इस्तेमाल हो रहा है, हाइजीन और वो सब कुछ। तो जिस तरह आपने कहा मानसून के हवाले से अगर हम बात करें तो मैंने पहले भी कहा, अच्छी तरह पकी हुई चीज़ वो आप लें। पानी का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि वो साफ़ हो, बॉयल कर लें उसको अच्छी तरह से, और फिर इसी तरह दूध जो है वो लाजमी बॉयल करके, कोई भी कच्ची चीज़ आपने नहीं लेनी। इसके अलावा स्पाइसी फूड और ऑयली फूड वो आपने अवॉइड करने, क्योंकि जिनके मैदे पहले से ही नाजुक होते हैं तो वो मज़ीद उसको जो है तेज़ाबियत का भी बाइस बनता है। बिल्कुल ठीक। और आजकल के यंगस्टर्स को कोई मशवरा देना चाहें डाइट के हवाले से? बहुत सारे, कभी हम हर चीज़ की एक्सट्रीम करते हैं, हम डाइट करना चाहते हैं, बिल्कुल खाना पीना बंद कर देते हैं। हम खाना शुरू होते हैं तो हम बाजार की तरफ रुख कर लेते हैं, मतलब कोई हम बीच का रास्ता नहीं अपनाते। क्यों, क्या मशवरा देना चाहेंगे? उसकी सबसे बड़ी वजह मैं आपको बताऊं, जैसे आप यंगस्टर्स की भी बात कर रही हैं, आजकल इन्फॉर्मेशन आपके हाथ में है हर तरह की, तो जो चीज़ ट्रेंड पे जा रही है, कीटो डाइट है, इंटरमिटेंट है, जो भी है वो आपको नज़र आई और आपने फ़ौरन से उसको करना शुरू कर दिया बगैर किसी की एक्सपर्ट ओपिनियन या मशवरे के। तो सबसे ज़रूरी तो ये है कि किसी एक्सपर्ट, किसी न्यूट्रिशनिस्ट, किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल की आप एक दफ़ा कंसल्टेशन ले लें, उनसे कंसल्ट कर लें कि आपके लिए क्या सही है क्या नहीं। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ हर एक के लिए नहीं होती। दूसरा, मैं कल परसों भी बात करी थी कि कार्डियक अरेस्ट आजकल यंग लोगों में 30-40 में बहुत ज़्यादा हो गया है। तो उसकी सबसे बड़ी वजह हमारा जो लाइफस्टाइल है वही है, जो हमारी डाइट है, कोई एक्सरसाइज रूटीन नहीं है, क्योंकि हमारा फोकस काम पे है। ज़ाहिर है कि हमने काम करना है, फ्यूचर बनाना है, लेकिन उस चक्कर में हम अपनी जो हेल्थ है ना उसको प्रायोरिटी नहीं देते। तो स्ट्रेस आप किस तरह से हैंडल करें, स्ट्रेस मैनेजमेंट आपकी कैसी, तो ये सारे जो, और नींद आपकी सबसे ज़रूरी, तो ये सारी जो चीज़ें लाइफस्टाइल फैक्टर, इसको आपने देखना है। बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच आमना, आपकी मौजूदगी का बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। आज का टॉपिक बड़ा अहम था क्योंकि हम बरसात के हवाले से बात कर रहे थे, हम डाइट के हवाले से बात कर रहे थे। स्पेशली ये मौसम है जहाँ पे आपको खाना पीना बहुत एहतियात से खाना है, क्योंकि फूड पॉइजनिंग, डायरिया, ये तो इतना आम हो जाता है। तो ख्याल रखिए अपना और अपने घर वालों का। बेहतरीन डाइट घर की खाइए, फ्रेश खाइए, पड़ी हुई भी मत खाइए, और अपना ख्याल रखिए। तो नाजरीन, अभी वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। नाजरीन, प्रोग्राम में आज हम आपके साथ एक ऐसी गैर मामूली मगर दिलचस्प खबर शेयर करने जा रहे हैं जो ना सिर्फ पाकिस्तानी पुलिस की पेशावराना महारत का सबूत है, बल्कि एक आम पाकिस्तानी की जिम्मेदारी, ईमानदारी और इखलाकी रवैये को भी दुनिया के सामने उजागर करती है। ये कहानी है बरतानिया से ताल्लुक़ रखने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की, माइल्स राउटलेज की, जिनके जो एयरपोर्ट्स थे दुबई के एक होटल में गायब हुए। और कहानी का दिलचस्प मोड़ अब आता है कि उनके गुमशुदा एयरपोर्ट्स की जो लोकेशन ट्रेस हुई वो हुई पाकिस्तान के शहर जेहलम में। ये मामूली वाक़या नहीं था, बल्कि सोशल मीडिया, पुलिस और बैनुल-अक़वामी सरहदों को अबूर करती ये दास्तान एक सवाल छोड़ गई कि ये एयरपोर्ट्स आखिर पाकिस्तान पहुंचे कैसे।
क्या ये एयरपोर्ट्स किसी ने चोरी किए थे या माइल से ही कहीं गुम हो गए थे? इस सारे वाकये में एक भारतीय शहरी का क्या किरदार था और वो शख्स कौन था जिसने ये एयरपोर्ट्स माइल्स को वापस लौटा दिए? और इस तमाम जेलम पुलिस की कारकर्दगी कैसी रही? ये सब तफसीलात जानेंगे जेलम से हमारे नुमाइंदे राजा वहीद से। राजा वहीद, हमें ये बताइए कि एक बरतानवी शहरी के गुमशुदा एयरपोर्ट्स पाकिस्तान में कैसे ट्रेस हुए और इस कहानी का आगाज कहाँ से हुआ था? जी, ये मारूफ विलागर हैं यूके के। ये बरतानिया से दुबई में थे पिछले साल अपने प्रोफेशन के लिहाज से। तो ये दुबई में एक होटल पे ठहरे थे। उस होटल में जो सफाई का कर्मचारी था वो भारतीय शहरी था। तो उस भारतीय शहरी ने इस यूट्यूबर के जो एयरपोर्ट थे वो वहाँ से चुरा लिए। तो उस वक्त उस यूट्यूबर को नहीं पता चला कि उसके एयरपोर्ट गया है, लेकिन जब उसकी छानबीन करने के बावजूद उसके और एयरपोर्ट्स नहीं मिले तो वो बड़ा परेशान रहा। मैंने यूट्यूब के ऊपर भी उसको बड़ा सर्च किया तो मैंने देखा उसके चेहरे के तासरात जो उसका प्रोफेशनलिज्म में था, एक वो कॉन्फिडेंस वो थोड़ा सा डाउन था, क्योंकि उसके जो एयरपोर्ट थे उसकी वजह से वो काम करता था। वो हैंड फ्री के जरिए काम कर रहा था जब उसके वो एयरपोर्ट गुम हुए। तो फिर उसने क्या किया कि उसने एक एप्लीकेशन है सोशल मीडिया की, उसके जरिए ट्रैक करना शुरू किया, क्योंकि उसके एयरपोर्ट जो थे वो फोन के साथ कनेक्ट थे। तो जब उसने ट्रैक करना शुरू किया तो जेलम में उसकी लोकेशन मिली उसके एयरपोर्ट की। तो उसके पास पाकिस्तानी पुलिस या जेलम पुलिस का कोई कांटेक्ट नहीं था, ना उस बंदे का था जिस बंदे के पास ये उसके एयरपोर्ट थे। तो फिर उसने अपनी एक्स के ऊपर अपना पैगाम छोड़ा, बाकी सोशल मीडिया ऐप्स के ऊपर अपना पैगाम छोड़ा कि जिसके अंदर उसके एयरपोर्ट की लोकेशन मिल रही है। तो पाकिस्तानी पुलिस की तरफ उसने तवज्जो मजबूर करवाई, तो जिसके ऊपर पुलिस ने फिर जेलम पुलिस जो लाहौर पुलिस है उसने जेलम पुलिस के साथ कनेक्ट किया। तो फिर जब डीपीओ हैं तारिक अजीज सिंधु, इन्होंने फिर उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। फिर ये जो लॉर्ड स्माइल है यूट्यूबर, इसके साथ उनका कोई कांटेक्ट नहीं था जेलम पुलिस का और यूट्यूबर का। तो फिर एक्स के ऊपर ही उन्होंने रिट्वीट किया कि हमने आपके जो है वो एयरपोर्ट उसको तलाश करना है, मगर इनको कोई लोकेशन भेजी है। फिर उस यूट्यूबर ने जेलम पुलिस को लोकेशन भेजी। जेलम पुलिस ने दिन रात अपनी पेशा वराना सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए बैनुल अक़वामी सतह पर अपना सलाहियतों का लोहा मनवाते हुए उसके एयरपोर्ट जो हैं वो कर लिए, जिसके पास बिल्कुल ठीक है। अच्छा राजा वहीद, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इस वाकये में जिस भारतीय शहरी का नाम सामने आया है, इससे मुतालिक अब तक तफ्तीश में क्या तफसीलात सामने आई हैं? जी, मैं यही बता रहा हूँ कि जब उस पाकिस्तानी के पास जेलम पुलिस पहुंची है कि आपने ये एयरपोर्ट्स कहाँ से लिए, तो उसने बताया कि मैं दुबई एयरपोर्ट से वापसी के लिए आ रहा था पाकिस्तान में। तो एक भारतीय शहरी था जिसने उसको एयरपोर्ट्स फरोख्त कर दिए थे। तो जब ये तफ्तीश का मामला आगे चलता गया तब जाके पता चला कि दुबई के उस होटल में सफाई करने वाला जो कर्मचारी था भारतीय शहरी, ये उसने चुराए थे। तो ये बड़ा एक दिलचस्प वाकया जरूर है, लेकिन इंटरनेशनली सतह पर जेलम पुलिस ने अपनी सलाहियतों का लोहा बरूए कार लाते हुए उसके एयरपोर्ट। अच्छा राजा भाई, ये भी जरा बताइएगा कि अगर हम देखें कि माइल्स की जानिब से पेशकश भी की गई, क्योंकि जो पाकिस्तानी शहरी है उसने सबूत भी फराम किए थे कि ये मैंने बाकायदा खरीदे हैं, तो उसके बाद माइल्स ने कोई रकम की ऑफर भी की, लेकिन पाकिस्तानी शहरी ने रकम लेने से इनकार कर दिया। ये भी बड़ा एक अच्छा और पॉजिटिव जेस्टर था, इसके बारे में भी जरा हमें आगाह कीजिए। पाकिस्तानी शहरी है, जेलम का शहरी है, इसने जेलम पुलिस के साथ तामन करते हुए कहा कि जब माइल्स यहाँ पर आएंगे तो मैं खुद उनके हवाले उनकी इमानत करूंगा। मैं कोई इनाम नहीं लेना चाहता, कोई इस तरह का नहीं करना चाहता। ये जिसकी चीज है कोई भी चोरी हुई मैं उसी के हवाले करना चाहता हूँ। तो ये बड़ा दिलचस्प वाकया उस वक्त हो गया जब माइल्स के साथ कनेक्ट हुआ जेलम पुलिस का। डीपीओ ने बड़ी महारत के साथ जो है ना ये सारा मामले को सरंजाम दिया। जब माइल्स यहाँ पर पहुंचे, मेरी खुद उनसे बात हुई तो वो माइल्स का ये कहना था कि इंडिया जो है वो करप्ट मुल्क है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं राजा भाई। दोस्तों हमने देखा था कि वो इंडियन शहरी के बारे में भी और ख़ास तौर पर इंडिया के हवाले उसने कमेंट्स माइल्स ने पास किए और साथ ही साथ पाकिस्तान की उसने तारीफ़ की। और ये जो वाक़या है ये बड़ा अहम वाक़या है और ये साबित करता है नजफ़ कि अगर
हमारे इदारों के अंदर, पुलिस के अंदर विल पावर हो तो फिर कोई भी मुश्किल जो काम है वो किया जा सकता है, कोई भी केस इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है। एग्जैक्टली। तो नाजरीन मजीद आगे चलते हैं और अब आपके साथ खबर शामिल करते हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की। आपको बताते हैं भारतीय पंजाबी सिनेमा की हालिया ब्लॉकबस्टर फिल्म सरदार जी 3 के हवाले से जो पाकिस्तान में रिलीज से पहले ही दिन में खैर एक धमाका खेज आगाज करते हुए 4.5 करोड़ रुपए कमा चुकी। अब तक की इतलात के मुताबिक 11 करोड़ रुपए से जायद का बिजनेस कर चुकी है। भारत में मुतनाज़ा करार दिए जाने वाले अदाकार दिलजीत दोसांझ और पाकिस्तानी अदाकारा हानिया आमिर की इस फिल्म ने रिलीज से पहले दिन न सिर्फ भारतीय बल्कि मकामी पंजाबी फिल्मों के भी तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ये जोड़ी पहली बार स्क्रीन पर आई है, छा गई है। शायकीन की जानिब से इनकी केमिस्ट्री को बहुत पसंद किया जा रहा है। ये तारीफें तो बहुत ज्यादा हो गई हैं और इस फिल्म को आप जैसे जानते हैं कि भारत में रिलीज की इजाजत ही नहीं दी गई थी, लेकिन इसके अलावा मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से फिल्म के जो हिदायतकार हैं, प्रोड्यूसर समेत अदाकार दिलजीत दोसांझ के पासपोर्ट मनसूख करने, उनकी भारतीय शहरियत खत्म करने जैसे शदीद मुतालबात भी किए गए। और इस सारे तनाज़े में भारत के सीनियर अदाकार नसीरुद्दीन शाह ने सोशल मीडिया पैगाम में दिलजीत की खुलकर हिमायत की है। अपने पैगाम में उन्होंने कहा है, नसीरुद्दीन शाह कहते हैं कि वो दिलजीत के साथ खड़े हैं। जुमलाबाज पार्टी अपने गंदे हथकंडों के साथ काफ़ी अरसे से इसका इंतज़ार कर रही है कि कब दिलजीत पर हमला किया जाए और इसे लगता है कि आखिरकार इसे मौका मिल गया है। उन्होंने मजीद कहा कि ये गुंडे सिर्फ ये चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान ज़ाती राब्ते ख़त्म हो जाएं। उनके अपने करीबी रिश्तेदार और दोस्त पाकिस्तान हैं और कोई भी इन्हें उन लोगों से मोहब्बत का इजहार करने या उनसे मिलने से रोक नहीं सकता। बिल्कुल जी, ये बड़ा ज़रूरी था कि नसीरुद्दीन शाह जो हैं वो हिमायत में सामने आए, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है मुखालफत चल रही थी। बिल्कुल पॉजिटिव था जेस्चर। और मजीद आगे चलते हैं, आपको बताते हैं यूरोप और दीगर तरक्की याफ्ता मुल्कों की तरह अब हुकूमत पंजाब ने भी प्लास्टिक रिसाइकलिंग के फ़रोग़ का फैसला किया है। पंजाब हुकूमत ने वज़ीर आला ग्रीन क्रेडिट्स प्रोग्राम के तहत एक निजी कंपनी के साथ मुआहदा कर लिया, जिसके तहत सिंगल यूज़ प्लास्टिक को दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाया जाएगा। इस मंसूबे का मकसद माहौलियाती बेहतरी लाना है, बल्कि अवाम को माली फ़ायदा भी पहुँचाना है। इस मुआहदे के तहत चीनी टेक्नोलॉजी की मदद से तैयार की गई जदीद मशीनें आइंदा माह लाहौर की 4 बड़ी जामियात में लगाई जाएंगी और बाद में ये मशीनें शहर की बड़ी मार्केटों और बाजारों के अंदर भी नस्ब करने का प्लान है। इन मशीनों में 2 बटन होंगे। बटन ए दबाएं और प्लास्टिक की बोतल को मशीन में डालें, फिर अपना मोबाइल नंबर दर्ज करके बटन बी दबाएं। इसके बाद स्क्रीन पर आपके ग्रीन क्रेडिट जाहिर होंगे, जिन्हें एक मोबाइल ऐप के जरिए भी देखा जा सकता है। और यहाँ आपको ये भी बता दें कि 1.5 लीटर की 20 या हाफ लीटर की 40 बोतलें जमा कराने पर आपको 1000 रुपए फौरी कैश भी दिया जाएगा। और इस प्रोग्राम में सिर्फ आम शहरी ही नहीं बल्कि लाहौर के 18,000 कबाड़िए भी शामिल हो सकते हैं। वो ऐप के जरिए कंपनी से राब्ता करेंगे। कंपनी का नुमाइंदा इनसे बोतलें खरीद कर इनको कैश देगा। हुकूमत के साथ मिलकर इस मंसूबे पर काम किया जाएगा। और कंपनी जो निजी कंपनी के चेयरमैन के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि लाहौर में रोज़ाना 500 टन प्लास्टिक बोतलों का कचरा पैदा होता है। नई मशीनी की मदद से बोतलें और सिंगल यूज़ प्लास्टिक के बर्तन रिसाइकिल किए जाएंगे और उनसे फुटपाथ, प्लास्टिक की चीज़ें, पैच वर्क, ईंटें तैयार की जाएंगी। उनका कहना है कि ये इक़दाम माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ तामीराती मकासद की कार आमद होगा। ये बड़ा अच्छा गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। और अब आप देखिए पहले सड़कों पे बाजारों में आपको जगह जगह बोतलें पड़ी मिल रही होती थी सड़कों पे, लेकिन अब मुझे लगता है कि जो पैसे मिलने वाले और फिर कबाड़ी हज़रात भी इसके अंदर शामिल हो गए। हाँ, लोग सफाई करेंगे, बोतलें जमा करेंगे, तो अब ये जो प्लास्टिक वेस्ट है ना, ये हमें नजर नहीं आएगा। और वैसे भी हम देखते हैं कि हमें पानी पीना होता है, बाहर से लोग प्लास्टिक की बोतल खरीदते हैं। बेशक आपके घर में भी नहीं लेकर जाते। एग्जैक्टली। कोई ड्रिंक्स हैं तो प्लास्टिक की बोतल्स है, वैसे भी आपके पास होती हैं, तो अब आप उससे पैसे कमा सकते हैं, आप सफाई कर सकते हैं। और इस पॉजिटिव जो स्टेप के अंदर हुकूमत का साथ दीजिए, कॉपरेट कीजिए, क्योंकि आपकी कॉपरेशन के बगैर कुछ मुमकिन नहीं है। प्लास्टिक को वेस्ट करने का जो इंटरनेशनली तरीका राइज है, वो पाकिस्तान भी अडॉप्ट करे, ये भी बड़ी एक अच्छी बात है इसके अंदर। बिल्कुल। और नाज़रीन, ये एक पॉजिटिव अमल तो है ही साथ मुझे ऐसा लगता है कि हमने आज के प्रोग्राम में आपको बहुत सारी चीज़ें अपडेट की हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन से आगाह किया और कोशिश करते हैं कि आपको गाहे बगाहे हर उस
सिचुएशन के बारे में बताएं जिस पे आप भी अमल कर सकते हैं। साथ ही साथ पॉलिटिकल चीज़ें भी होती हैं, हेल्थ टिप्स से भी आगाह करते हैं, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, वायरलिटी के हवाले से भी बात करते हैं, ताकि आप हर चीज़ एग्जैक्टली और अगर कुछ ऐसा है जो आप समझते हैं कि हमारे प्रोग्राम में कम है, मजीद ऐड ऑन किया जा सकता है, तो उसके हवाले से आप हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं। सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जाके कमेंट कीजिए, अपनी राय दीजिए और हमें बताइए कि कैसा चल रहा है प्रोग्राम और क्या क्या मजीद ऐड होना चाहिए। राय है वो रायगा नहीं जाएगी, हम Exactly. उसकी रोशनी में जो है अपना प्रोग्राम तरतीब देंगे। कुछ जो सेगमेंट्स आप देखना चाहते हैं उनको ऐड भी करेंगे, लेकिन आज के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। कल दोबारा खिदमत पे हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह ने के पास।